हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कृष्णा सोबती के बारे में। कल हमने पढ़ा था प्रेमचंद, जो है आपके आरोह भाग 1, आपकी है 11वीं की पुस्तक है जो। और ये क्लास एचटेट पीजीटी और हरियाणा पीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, जो लिखित पेपर होगा, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम 0 से लेकर 100 तक आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम पहले पाठ से शुरुआत करके संपूर्ण पाठ्यक्रम करेंगे। इसके साथ किसी भी परीक्षा में अगर साहित्य से जो प्रश्न बनते हैं तो ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। बाकी बातें हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। देखिए, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है, शब्दों के आलोक से लिया गया है। ठीक है, कृष्णा सोबती की मैं बात करती हूँ। कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925, गुजरात, पश्चिम पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान। अब कुछ बच्चों के मन में ये पक्का संशय होगा कि उसका जन्म गुजरात में करें या फिर पाकिस्तान में या पश्चिम पंजाब में, क्या करें, क्योंकि मुझे पता है ये आपके मन में संशय होगा। तो अब मैं एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं। देखो, जब इनका जन्म हुआ था तब ये गुजरात जो स्थान था, 1925 की मैं बात करती हूँ, तब ये गुजरात जगह थी। लेकिन जब वर्तमान में अब जो फिलहाल है ये पश्चिमी पंजाब में, ये पश्चिमी पंजाब का जो भाग है जो पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, तो ये आपका संशय दूर हो गया कि 1925 में जब जन्म हुआ था तो ये गुजरात की में आता था ये स्थान, और अब जो है विभाजन के बाद ये पश्चिमी पंजाब जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ चला गया। ठीक है, तो याद रखेंगे जिंदगीनामा, दिलोदानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये इसके क्या है, उपन्यास हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जब लिखेंगे तो यहाँ से आप जो प्रमुख रचनाएं, फिर यहाँ से आप उपन्यास लिख के उपन्यास ऐसे लिखेंगे और फिर ऐसे इसको उपन्यास वाली लाइन में लिखेंगे। फिर देखो, जिंदगीनामा, दिलोदानिश, ए लड़की, समय सरगम उपन्यास है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जाने, बादलों के घेरे में, सूरजमुखी, अंधेरे की कहानी संग्रह। अब आपको क्या करना है, कहानी संग्रह लिखेंगे यहाँ। ठीक है, कहानी संग्रह लिख के फिर आपको कहानी संग्रह में कहानियाँ लिखनी है। कहानी संग्रह का मतलब होता है, तो कहानियाँ तो है ही है, इसके साथ संग्रह मतलब कोई चीज़ जैसे एक से ज़्यादा चीज़ इकट्ठी कर दी जाए, एक से ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है डार से बिछुड़ी है, मित्रों मर जानी है, बादलों के घेरे में, सूरजमुखी अंधेरे, ये एक से ज़्यादा कहानियाँ इसमें संग्रहित इकट्ठी की गई है। तो इतना आप समझेंगे। हम हसमत शब्दों के आलोक में शब्द चित्र संस्मरण। देखो, संस्मरण का मतलब वो होता है जैसे हमारे अतीत में कुछ घटनाएं घटी है, जो अच्छी हो या बुरी हो, दोनों तरह की हो सकती हैं। तो उन यादों के लिए हम जो गद्य विधाएं लिखते हैं, संस्मरण आता है गद्य के अंतर्गत। ठीक है, और गद्य पद्य का मतलब आप समझते हैं, पद्य में सिर्फ कविताएं आएंगी, बाकी सारा गद्य होता है, जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, ये सब चित्र है, संस्मरण जो भी है, जीवनी है, आत्मकथा, सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हम हसमत शब्दों के आलोक में ये सब चित्र संस्मरण, ये अपनी कुछ यादें लिखी है, कुछ यादें जो है संजो कर रखी है। तो आप याद रखेंगे, मैंने आपको बताया कि जिंदगीनामा, दिलोदानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये उपन्यास की लाइन में लिखेंगे। ये क्या है, उपन्यास है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जाने, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे, कहानी संग्रह है। हम हसमत शब्दों के आलोक में सब चित्र संस्मरण है। तो देखो, अभी याद कैसे करें, क्योंकि याद करना भी तो कितनी याद रखेंगे। तो ये देखो, यहाँ से ये तो आप कर लोगे, मुझे पता है। देखो, जिंदगीनामा और दिलोदानिश, ए लड़की, समय संग, यहाँ आपको कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या आप मैं यहाँ बताऊंगी। देखो, मान लीजिए डार से बिछुड़ी, कोई डार से बिछुड़ गई है। मान लीजिए कोई लड़की है, झूला झूल रही है, और डार मतलब होता है मतलब जो कुछ भी हो, लेकिन हमें याद करने से मतलब है टहनी, समझिए आज आप, मतलब टहनी है, वो टहनी टूट गई, बिछुड़ गई डार से। मित्रों मर जानी, तो वो बोलेगी हे मित्रों मर जाएगी, मैं अभी मर जाती, क्योंकि वो गिर गई है डार से बिछुड़, बादलों के घेर में। और क्या है, बादल गिर रहे हैं। सूरजमुखी अंधेरे में, अब क्या, सूरजमुखी चला गया तो अंधेरा हो गया। तो देखिए, डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जाने, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे, इस प्रकार से हम याद करेंगे। हम हसमत, आप याद रखोगे। देखो, हम थे यानी जैसे मित्र लगा लीजिए, हम हसमत,
हम थे जब तो क्या है, अभी हम कुछ भी आप व्यतीत की बातें बताते हैं, स्कूल की बातें, कॉलेज, तो हम अस्मता में ऐसे थे वैसे थे, तो ये हम मतलब हम यादें कर रहे होते हैं, पीछे की कुछ याद कर रहे होते हैं, कुछ चर्चाएं करते हैं। तो याद रखेंगे हम अस्मत में क्या है, संस्मरण है, शब्दों के आलोक में, मतलब शब्दों के आलोक उन्होंने संजो के रखे, यानी याद करके रखे हैं। अब इतना तो सभी की ये आपके आरो भाग में दिया है, लेकिन कुछ अलग बातें हैं जो मैं आपके लिए रोज लेकर आती हूँ और वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या है, देखो जो प्रश्न है, जो 15 प्रश्न है आपके, यानी जो जितने भी मैं बाद में बताऊंगी, इस पर हम अब चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी बड़ी वीडियो बना भी रखी है। आप जितना अपना सिलेबस याद किए, फिर मैं बताऊंगी आपको किस प्रकार से पेपर करना है और कितने लाइन में करना, सब कुछ मैं चर्चा करूंगी। थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें, तब तक आपका रिजल्ट आने दीजिए, मैं चर्चा करूंगी इसमें, ठीक है। समय सरगम 2007 में इनको व्यास सम्मान मिला है, ठीक है। समय सरगम 2007 में इनको व्यास सम्मान मिला है। आप याद करने वाली समस्या तो मेरी जिम्मेवारी आपको याद करना। देखो समय सरगम, समय सरगम, ठीक है। और देखो 7, यहाँ भी से शुरुआत हो रही है, यहाँ भी से शुरुआत हो रही है ना। समय सरगम 7 उच्चारण करके देखिए मेरे साथ साथ, समय सरगम, समय सरगम, तो 7, तो यहाँ से उच्चारण आपका हो रहा है। इसके साथ व्यास, व्यास में भी से की ध्वनि आ रही है, व्यास 7, समय सरगम, तो समय सरगम के लिए 2007 में इन्हें व्यास सम्मान मिला था। बहुत महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए रोज लेकर आती हूँ। अब देखो जिंदगी नामा, अब देखो जिंदगी नामा, कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले हमारी ज़िंदगी है, चाहे हमारी नौकरी है या फिर हमारे जो भी हमारी इच्छाएं हैं, घूमना, जो भी आपके शौक है, घूमना फिरना, खाना पीना, और नौकरी, अपना परिवार, अपने बच्चे, सब कुछ हम अपनी ज़िंदगी के लिए करते हैं। मतलब कि परिवार हमें चाहिए तो खुशी के लिए चाहिए, नौकरी चाहिए तो पैसों के लिए, पैसे चाहिए तो हमें ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरत है, तो कि कपड़े पहनने हैं, खाना पीना, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है ज़िंदगी होती है। तो जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। जिंदगी नामा के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इतना आप याद रखेंगे तो जो जरूरी होता है वो जिंदगी है, तो 1980 में साहित्य अकादमी, और ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, इसे आप याद रखेंगे। और ये नहीं कि आप सिर्फ आरो भाग में दिया गया है ये आपकी पुस्तक में, तो वहीं से आप, मुझे पता है 15 जो प्रश्न आप पूरे कर लोगे, लेकिन बच्चों को तो कर लोगे, लेकिन नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले, हमें वो तथ्य लेके आने हैं। और जब लिखना है तो तथ्य तुम, मतलब ये मुझे भी बहुत समस्या हो रही है आज वीडियो बनाने में, क्योंकि बाहर काम चला हुआ है और इतनी आवाज़ हो रही है, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में रोक के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, मुझे भी बहुत समस्या हो रही है। तो प्रमुख सम्मान है साहित्य अकादमी सम्मान, और तब तक कि मैं पंखा कूलर भी नहीं चला सकती, क्योंकि ये जो वीडियो बनती है तो ये आपकी ये कानों तक यही आवाज़ आती है, इसलिए मैं पूरा कमरा बंद करके बनाती हूँ। साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी के 72 सदस्य सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में जिंदगी नामा के लिए मिला था, ध्यान रखेंगे। 2007 में उनको समय सरगम के लिए व्यास मिला था। तो ये सिर्फ ये दे, यही एक आपको और जोड़ लेना है, व्यास और जोड़ेंगे आप, यहाँ व्यास सम्मान, ठीक है, 2007 में समय सरगम के लिए। इसके साथ ही हिंदी अकादमी सलाहकार और याद रखेंगे, सलाहकार सम्मान है। साहित्य अकादमी 72 सदस्य सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार बड़े महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखेंगे। अब हम इनके बारे में जो इनकी विशेषताएं हैं रचनाओं की, इनके लेखन की विशेषताएं, उन पर चर्चा करेंगे। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती विशिष्ट पहचान है। विशिष्ट याद रखेंगे, विशिष्ट कई ठहर लगा देते ठठेरा वाले, लेकिन विशिष्ट है बच्चों, ये आप याद रखेंगे। मैं आपको साथ के साथ व्याकरण भी करवाती हुई चलूँगी, ताकि आपकी व्याकरण की अशुद्धियाँ न हो। तो ये देखे ट है टमाटर वाला, ये आप रखेंगे। विशिष्ट, वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। मैंने कल आपको बताया था कि है और है में कौन सा ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एक वचन के लिए ये आएगा, बहुवचन के लिए मतलब एक से ज़्यादा के लिए ये आएगा।
लेकिन एक बात और ध्यान रखें, मान लीजिए किसी सम्मानीय मान लीजिए आपके पिताजी हैं, तो आपके पिताजी आ रहे हैं, तो आप ये यानी उनको मतलब आप सम्मान के लिए किसी महान पुरुष के लिए, हमारे जो मम्मी पापा हैं तो उनको भी हम सम्मान देते, तो सम्मान पुरुष के लिए, सम्मान्य पुरुष के लिए भी हम, पुरुष हो चाहे महिला हो, तो उनके लिए भी हम इसके बहुवचन के लिए इसमें जीरो वाला है लगाएंगे। इस बात को याद रखेंगे, इसलिए यहाँ ये जीरो वाला आया है। ठीक है, छोटी छोटी बातें आप याद रखोगे। वे मानते हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है, मतलब बहुत कम लिखा है लेकिन विशिष्ट लिखा है। यही कारण है कि उनकी संयमित लेखन और साफ सुथरी, देखो साफ में ये बिंदिया, ये साफ सुथरी याद रखी, रचनात्मकता में अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। अनेक उपन्यासों, लंबी कहानियां और संस्मरणों ने हिंदी की साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की। अब दीर्घजीवी का मतलब होता है कि जैसे लंबे काल से जो चली आ रही हो, लंबे समय से जो चली आ रही हो, उसके लिए हिंदी साहित्य के अनेक कई यादगार चरित्र दिए हैं, उनमें जिन्हें अमर कहा जा सकता है। जैसे चरित्र का मतलब होता है, मान लीजिए जो कहानियाँ लिखी उसमें उन्होंने जो पात्र लिए हैं, तो बड़े उनकी जो बहुत अच्छे गुण लिए उन पात्रों के, और जो समाज में एक आदर्श प्रभाव छोड़ सके। तो मित्रों हैं, सानी है, हम हसमत है, ये हसमत है, याद रखेंगे। भारत पाकिस्तान पर ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर लिख के आना है, आप याद रखेंगे। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं, और इनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा गया है, मतलब कतार में रखा जाएगा। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल का झूठा सच, राय मासूम रज्जा का आधा गांव, भीष्म साहनी का तमश, इसके साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा दे, तो याद रखेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा आपको विस्तार से बताऊंगी। देखो ये कहानियां हैं, जो भी ये रचनाएं हैं, यशपाल का झूठा सच है, ठीक है। राय मासूम रज्जा का है आधा गांव, भीष्म साहनी का है तमश। तो ये है भारत पाक विभाजन पर लिखी गई रचनाएं हैं, भारत पाक विभाजन पर लिखी गई रचनाएं। अब इन्होंने तीनों की रचनाएं, तो चौथी जो है जिंदगी नामा किसकी है, कृष्णा सोबती की है, जो भारत पाक विभाजन पर आधारित है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ये रचना भारत पाक विभाजन पर कौन सी रचना है, तो एक जिसमें भारत पाक विभाजन पर आधारित होगी, और या फिर ऐसा आता है कि कौन सी रचना भारत पाक विभाजन पर नहीं है, तो जिसमें तीनों होंगे भारत पाक विभाजन पर, एक नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए। आप जो सब्जेक्टिव के जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको तो ये सारे ही लिखने होंगे, इसे सारी लाइन आप लिखेंगे। यशपाल का झूठा सच, राय मासूम रज्जा का आधा गांव, भीष्म साहनी का तमश, इसके साथ ही कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, ये एक विशिष्ट उपलब्धि करने के मतलब ये भारत पाक विभाजन पर रचनाएं हैं। ठीक है, संस्मरण के, ये संस्मरण है आपका, हम शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में हसमत नामक चरित्र का सर्जन एक अद्भुत प्रयोग उदाहरण प्रस्तुत किया है। मतलब उन्होंने जो संस्मरण लिखा है, उनकी जो यादों में की गद्य रचना जो लिखी है, उसमें जो हसमत पात्र है, यानी हम हसमत नहीं, हसमत जो पात्र है, उन्होंने उसका अद्भुत चरित्र, यानी कि जो है एक समाज में एक आदर्शवादी चरित्र छोड़ा है। कृष्णा सोबती के भाषिक प्रयोग में विविधता है, विविधता मतलब अनेकता है। देखिए आगे पढ़ेंगे और फिर आपको जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको जानकारी होती चली जाएगी। इन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत तत्समता, मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं, उर्दू का बाकमन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचना में मौजूद है। कहने का अभिप्राय ये है कि इन्होंने तत्सम शब्द भी प्रयोग किए एक ही रचना में, उर्दू का बाकपन भी है, पंजाबी की जिंदा दिली भी, यानी कि मतलब ये है उर्दू के शब्द भी लिए हैं, पंजाबी के भी लिए, संस्कृत के भी लिए हैं। तो इनके मतलब एक विलक्षण, मतलब पढ़ने वाले को आतुर कर सके, उत्सुकता कर दे भी, हम और आगे क्या होगा और आगे क्या होगा, ये उत्सुकता होती है। तो इस प्रकार से कर दे। मियाँ नसरुद्दीन सब चित्र जो आपने पढ़ा, इसमें जो 56 प्रकार की रोटियां बनाता मियाँ नसरुद्दीन, किस प्रकार से अपने जो है जो व्यवसाय को हुनर का दर्जा देता है, कला का दर्जा देता है, और अपनी जो परंपरा से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है जो व्यवसाय, उसको दिलचस्पी रखता है उसे आगे तक ले जाने की। ठीक है, अब देखो हम
कुछ भी कर रहे, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं तो हमारे ऊपर पेपर आ गया, पेपर की डेट आ गई, तो हम क्या है उसको जी नहीं रहे थे, मतलब उसको एंजॉय नहीं कर रहे थे होते उसको, मतलब अंदर से नहीं, मतलब कई तो मजबूरी में पढ़ते रहते हैं, ओहो इतना पाठ्यक्रम करना पड़ेगा। कई तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन एक बार हमारे यहाँ पड़ोस में एक लड़की बोल रही थी कि मैं 2 महीने तैयारी कर लूँगी, 1-2 घंटे तो मेरा वेस्ट हो जाएगा। भाई इतने मतलब कि जो भी काम करो पूरी तन्मयता से, मतलब 100% उसमें डूब कर करो, फिर सफलता क्यों नहीं मिलेगी। तो ये डूब कर करना चाहिए। तो वही बात है कि जो मियां नसीरुद्दीन है पूरी तरह से अपने पैसे को, अपने व्यवसाय को एक कला का दर्जा देते हैं और इंजॉय करते हैं, लाइफ में इंजॉय आनंद ले लेकर उस कार्य को करते हैं। और जब हम किसी भी कार्य के प्रति उत्सुकता से और खुश होकर कार्य करते तो हमें 100% सफलता मिलती ही मिलती है। तो देखें इसमें मियां नसीरुद्दीन सब चित्र हम असमत नामक संग्रह से लिया गया है। तो ये लाइनें आपको 100% लिख के आनी है, क्योंकि ये इसका मुख्य पहलू है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। जहाँ पर छोड़ सकते हो वहाँ मैं बता दूंगी, लेकिन जहाँ नहीं छोड़ सकते ये लाइनें आपको नंबर दिलाएंगी। मान लीजिए किसी बच्चे ने ये लाइन लिख दी और किसी ने नहीं लिखी, तो भाई आपका तो भले आप खुश हो जाओगे ये प्रश्न मैंने पूरा कर दिया, लेकिन आपको मिलेंगे, मान लीजिए आपको मिले 7 नंबर, उसको मिल गए 8 नंबर, तो 1 नंबर आप इससे पिछड़ चुके हो। आप तो खुश हो गए, 15 के 15 हो गए, लेकिन जिस बच्चे ने पूरा लिखा है और अच्छा लिखा है, पूरे तो आपको करने ही करने, लेकिन आपको अच्छा भी लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और मैं छोटी छोटी बातें आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगी ताकि आप जो गलती नहीं करें वो अभी छोटी छोटी बातों में सुधार करें। इसमें खानदानी नानबाई मतलब रोटी बनाने वाला, मियां नसीरुद्दीन की व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का सब चित्र खींचा गया। भाई स्वभाव तो क्या है, वो भाई अखबार में मतलब जो पत्रकार है उसे चिड़ मानता है कि ये मतलब फ्री रहने वाले, ठाली रहने वाले, इस तरह से कह लीजिए। और व्यक्तित्व ये कि वो मतलब स्वाभिमानी है, अपने जो पैसे का, आजकल आपको किसी पुरुष को सोच लीजिए, मान लीजिए कल्पना, इसको एक तरह से आप ये नहीं इस पाठ को रट के सोच समझ के अपने ये जो निजी जिंदगी से अपने एक सामान्य रूप से सोच के देखिए। अब हमारे घर में मान लें पुरुष है, आपके भाई हैं, आपके जो भी आपके पति हैं, कोई भी आपके घर में पुरुष में, तो वहाँ उनको आप बोलिए कि एक दिन के लिए आप खाना बनाइए, तो उनको अगर कोई बाहर से आ गया ना तो फिर वो एक संकोच करेंगे, भाई मतलब कि मैं खाना बना रहा हूँ। लेकिन उस पुरुष को सोच के देखिए जो 56 प्रकार की रोटी बनाने में एक महिला का काम सोचा जाता है हमारे समाज में, हमारे संकीर्ण समाज में, जो ज़्यादातर भारतीयों में, तो उसको भी वो कितने मतलब दिलचस्पी से कार्य करता है, मतलब एक स्वाभिमान से कार्य करता है। और हमारे यहाँ तो शर्मा जाएंगे भी, मैं रोटी बनाऊंगा। तो इस तरह सोच के देखिए आप। मियां नसीरुद्दीन अपनी मस्याई अंदाज में, यानी मतलब एक राजा की तरह रोटी पकाने की कला और अपने खानदानी महारत को बताते हैं, यानी वो अपने रोटी बनाने की कला को अपने खानदानी महारत, यानी अपनी उसमें भी वो बड़ाई करता है, तारीफ करता है कि ये तो हमारे खानदानी पेशा है और हमें इसमें महारत हासिल है। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पैसे कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को हुनर मानते हैं। मतलब कि उनका ये अखबार में छापने से कुछ नहीं होता है, मतलब कि कोई बकवास है, ये फ्री का काम है, ये जो फ्री रहते हैं। कहने का मतलब वो पैसे मतलब कला का दर्जा देना चाहिए अपने कार्य को। मान लीजिए आप कल आप लेक्चरर बनोगे, मान लीजिए आप जो भी लेक्चरर है, प्रोफेसर बनोगे, तो हो तो टीचर ही, छोटे या बड़े पद पर, लेकिन आप उसको जब बच्चों को पढ़ाए तो उसको एंजॉय करके पढ़ाइए। देखियो आप दिन प्रतिदिन आपकी उन्नति होती चली जाएगी। तो और आपको एक नया नया ज्ञान होता चलाएगा। हुनर मतलब सीखने का हुनर, मतलब कोई भी कार्य करो तो उसके मतलब करके देखो, उसको कुछ भी करो करके देखो। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि संचालन करना, आगे आना। जैसे सेना में होता है ना कैप्टन, जो भी, मुझे इतनी जानकारी नहीं है लेकिन आप कैप्टन समझिए, तो प्रतिनिधित्व जैसे सेनापति आप समझिए। तो उसी प्रकार से ऐसे इंसान का जो कि मान लीजिए उसके 2-4 वो रखता है, जिसको वो आटे के 1 रुपये या जैसे मैदे के 2 रुपये दे रहा है, तो उसी तरह से वो प्रतिनिधित्व कर रहा है और औरों को भी सिखा रहा है। खुद तो कमा के खा ही रहा है, उस पैसे से औरों को भी सिखा रहा है। तो ये इस पाठ का था। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ। देखिए आपको, क्योंकि मैं आप कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुझे करनी ज़रूरी होती है। जन्म हुआ था 1925 गुजरात में इनका, और वर्तमान में जो जगह है पश्चिम पंजाब में। इस प्रकार से आप इसको पूरी तरह याद रखेंगे। जिंदगी नामा दिलोदानिश, ए लड़की समय सरगम क्या है, ये उपन्यास है इनके।
डार से बिछुड़ी मित्रों मर जाने, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे की कहानी संग्रह है, हम असमत शब्दों के आलोक, सब चित्र संस्मरण है। और ये याद रखेंगे समय सरगम के लिए 2007 में व्यास सम्मान मिला था। 1980 में जिंदगी नामान के लिए साहित्य अकादमी सम्मान मिला था। और भी बहुत सम्मान मिले हैं, जिसमें आपका हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान है, साहित्य अकादमी महत्तर सदस्य, अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। देखो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब समझे कि जो हमारे राष्ट्र में दिए जाते हो, अंतर्राष्ट्रीय जो बाहर देशों से मिलते हो। तो इस प्रकार से ये लाइन जरूर लिखेंगे। यशपाल का झूठा सच, राय मासूम रजा का आधा गांव, भीष्म साहनी का तमश और कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, ये भारत पाक विभाजन पर आधारित रचनाएं हैं, ये याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये संस्मरण में है, ये जो मियां नसीरुद्दीन है, ये हम असमत नामक संस्मरण से लिया गया है। तो ये मुख्य बातें थी, ये तो आपको लिखनी ही लिखनी है। अब देखिए कि कल हम, जैसे हमने कल प्रेमचंद पढ़ा था, आज हम कृष्णा सोबती, कल हम आगे ऐसे ऐसे करते करते हम संपूर्ण पढ़ेंगे 0 से 100 तक, और बिल्कुल निःशुल्क पढ़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से वीडियो मैं नित्य प्रतिदिन लेकर आऊँ, और भी कुछ सुधार करवाना चाहते, हो सकता है कि भाई मैं अपने आप को कभी भी नहीं कहूँगी मैं कि मतलब कि मैं संपूर्ण हूँ, कहीं ना कहीं गलती सब करते हैं, मैं एक इंसान हूँ, फिर बोलते हूँ गलतियाँ मेरे से भी होती हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ वीडियो में सुधार किया जाए तो अपने सुझाव भी रखिए, और आपको अच्छी लगी है तो भी कमेंट करें, लेकिन शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हम निःशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। और जब ज़्यादा से ज़्यादा, आप देखो इसके लिए कोई इतने बड़ी वो नहीं करनी पड़ती कि इसके लिए आप पैसे दो, मैंने चाहती। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको घंटी का निशान मिलेगा, उसको आल का बटन दबा दीजिए, जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक उचित समय पर पहुँच जाएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।